हेलो, आई वेलकम यू ऑल ऑन अनअकैडमी यूपीएससी हिंदी चैनल। आप सभी का स्वागत है दोस्तों। और हम आज सेवेंथ क्लास के सेक्शन को देखने जा रहे हैं, राइट। और सेवेंथ क्लास में हमने लगभग सिक्स क्लास के सभी सेक्शंस को ऑलमोस्ट कवर कर लिया है और अब हम लोग सेवेंथ क्लास के लेक्चर्स को शुरू करते हैं, राइट। तो यहां पर एनसीईआरटीज के आपको एक एक पॉइंट्स कवर होते जाएंगे और उड़ान टीम अपना पूरा काम कर ही रही है। आप भी दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और आप मेरे स्पेशल वीडियोस को देखना चाहते हैं तो यू कैन वॉच मी ऑन 5 PM ऑन अनअकैडमी लर्निंग ऐप, जहां पर स्पेशल क्लासेस चलती हैं, एंड 8 PM पर मेरी एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी की क्लासेस होती हैं। सभी क्लासेस ऑलरेडी शेड्यूल्ड है। आप अभी भी जाकर मुझे सर्च करके इन क्लासेस में एनरोल कर सकते हैं, राइट। तो आप एनरोल कर लीजिए, राइट। गुड मॉर्निंग, ओके, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच, यू आर वेटिंग फॉर मी। और यहां पर मेरा ये रेफरल कोड की मदद से आप आइकॉनिक प्लस और ऑप्शनल के कोर्सेज को विद मैक्सिमम बेनिफिट, जिसमें मेरी मेंटरशिप गाइडेंस, और मैं आपको ये भी बताता चलूंगा कि कौन से फैकल्टीज बेस्ट है जिनको पढ़ के आप लोग एक कंप्लीट क्यूमुलेटिव तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि यहां पर आपको टू बी पॉइंट और स्पेसिफिक रहना होता है, साथ ही साथ में आंसर राइटिंग पर भी जो है अपना फोकस रखना होता है। तो जब भी कभी आपको एक सीरियस एंड जेन्युइन प्रिपरेशन की जरूरत पड़े तो आप मुझे अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर मैसेज कर दीजिए कि सर आई वांट टू टेक सब्सक्रिप्शन। मैं आपकी पूर्ण रूपेण मदद करूंगा, राइट। चलिए, और दोस्तों मेरा ये जो साइंस एंड टेक का जो लेक्चर्स है ये प्लस पर भी चल रहे हैं। इससे पहले भी मेरा साइंस एंड टेक के प्लस पर कोर्सेज आए थे, तो 5 दिसंबर से नया कोर्स लॉन्च हुआ है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात आ जाएगी पौधों में न्यूट्रिशन, पौधों में पोषण जो होता है वो किस प्रकार से होता है, इसके हम लोग अलग अलग पॉइंट्स पर बात करेंगे। तो देखिए, पोषण में एक जीव द्वारा भोजन लेने और शरीर द्वारा उसे उपयोग करने की विधा है। मतलब पोषण क्या होता है, जब भी कोई ऑर्गेनिज्म, कोई भी जीव वो यदि पोषण लेता है तो उसके लिए उससे कुछ बायोटिक पदार्थों पर निर्भर रहना होता है। बायोटिक पदार्थ मतलब क्या, जिंक, मिनरल, है ना, फॉस्फेट इत्यादि। तो ये बायोटिक पदार्थ। उसके बाद में बात आती है पोषक तत्वों में हम लोगों को शरीर के लिए पोषण की आवश्यकता होती है ना। दिस प्रोवाइड्स द नॉरिशमेंट टू द बॉडी, और ये हमारे शरीर को पोषण देता है। सभी जीव भोजन लेते हैं और इसका उपयोग वो अपने शरीर के विकास और रखरखाव में। तो जब भी हम लोग बात करते हैं पौधों में जो न्यूट्रिशन है, पोषण है, वो किस तरह से मिलता है, तो पौधों में पोषण के लिए उन्हें बायोटिक, एबायोटिक सभी जीवों पर निर्भर रखना होता है। कुछ पौधे अपना भोजन बना लेते हैं तो उसके साथ साथ में उन्हें आवश्यकता होती है कि वो नाइट्रोजन अपना नहीं बना पाते। तब पिचर प्लांट्स जो घटपर्णी पादप हैं, घटपर्णी पादप क्या होते हैं, जो अपने पोषण को प्राप्त करने के लिए जो कीट पतंगे होते हैं उनको भी डाइजेस्ट कर जाते हैं। जैसे पिचर प्लांट, है ना, एक एग्जाम्पल के तौर पे ड्रोसेरा, नेपेंथिस, ये सभी इंसेक्टिवोर्स, इन्हें क्या बोलते हैं इंग्लिश में दोस्तों, इंग्लिश में इन्हें कहा जाता है इंसेक्टिवोर। इंसेक्टिवोर मतलब वे जानवर जो कीट पतंगे खा जाए। तो प्रकाश अपनी जो प्रक्रिया है उसमें स्वयं अपना भोजन बनाता है, लेकिन कुछ पादप ऐसे हैं जैसे कसकटा, अमरबेल, जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। तो जो पादप अपना खुद का क्लोरोफिल होता है वो सूर्य की मौजूदगी में, क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड, तो यहां पर 2-3 पॉइंट मैं आपको और बताऊंगा। एक तो होता है स्टोमेटा और एक होता है ग्रेना। ये पॉइंट आपने बहुत सुने होंगे, स्टोमेटा और ग्रेना। ग्रेना में डे टाइम, दिन के समय पर जो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होती है वो ग्रेना में होती है। और स्टोमेटा जो है इसमें नाइट के समय, याद रखना स्टोमेटा में नाइट के, रात्रि के समय जो प्रकाश संश्लेषण होता है वो स्टोमेटा में, और डे टाइम में प्रकाश संश्लेषण ग्रेना भाग में होता है। अभी ये सारे पॉइंट्स आपको आगे क्लियर होते जाएंगे। तो सनलाइट में जो यूवी रेज होती है, अल्ट्रावायलेट किरणें,
वो क्या करती है, इस जल के अणु को तोड़ने का काम करती है यूवी रेज, और उसकी मदद से, लाइट की मदद से यह जल ऑक्सीजन में टूटता है। तो हमेशा याद रखना, जल के अणु से ही हमें हमेशा ऑक्सीजन प्राप्त होता है। तो ऑटोट्रॉप्स आर दोज प्लांट्स which generates the energy by the photosynthesis, मतलब प्रकाश संश्लेषण की मदद से जो अपना भोजन स्वयं बना ले, वो क्या कहलाएंगे, वो कहलाएंगे स्वपोषी, ऑटोट्रॉप, स्वपोषी या फिर ऑटोट्रॉप। तो देखिए प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, भोजन के निर्माण के लिए क्लोरोफिल इसकी आवश्यकता होती है, और आपको यह भी पता है कि जो क्लोरोफिल है इसमें डीएनए भी पाया जाता है। याद रखना, क्लोरोफिल में डीएनए भी पाया जाता है, हरे पौधों में पाया जाता है, और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पर्यावरण के लिए गए कार्बन डाइऑक्साइड और पानी की मदद से ये अपना पोषण बना लेते हैं। तो यहां पर आपको एक चीज दिख रही होगी, गार्ड कोशिकाएं होती हैं, देखिए, और ये गार्ड कोशिकाएं ओपन करती है स्टोमेटा को। तो स्टोमेटा को खोलने के लिए गार्ड कोशिकाएं होती है। देखिए यहां पर आपको क्लियर होगा, स्टोमा या स्टोमेटा क्या होता है, स्टोमेटा में गैसों का आदान प्रदान होता है। किस किस का, O2 और CO2, गैसों का आदान प्रदान स्टोमेटा में होता है। और जो गार्ड कोशिका है, टू एडजस्ट ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा, गार्ड कोशिकाएं स्टोमेटा को खोलने और बंद करने का काम करती है। तो देख लीजिए यहां पर आपको गार्ड कोशिकाएं जरूर याद रखनी है, ये प्रोटेक्ट भी करती है, और इसी स्टोमेटा की मदद से ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है। साथ ही साथ आपको ये बंडल, ये जो बंडल्स दिखाई दे रहे हैं क्लोरोफिल्स के इस प्रकार के, इन्हें हम लोग सामान्य भाषा में क्या कह देते हैं, ग्रेना, राइट। और डे टाइम में जो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होती है, डे टाइम, दिन के समय जो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होती है वो ग्रेना में होती है। वायु का, गैसों का आदान प्रदान स्टोमेटा में होता है। रात्रि के समय फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया स्टोमेटा में होती है, राइट। चलिए अब आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर जरूर याद रखने, जैसे फॉर एग्जांपल कंसिस्ट एंजाइम, कौन, स्ट्रोमा जो होता है वो एंजाइम को रखता है। इसमें डीएनए, आरएनए ऑफ द क्लोरोप्लास्ट ये भी पाए जाते हैं। और ये देख लीजिए आपको साफ दिख रहा होगा, डार्क रिएक्शन, मतलब बिना प्रकाश के फोटोसिंथेसिस कहां पर होता है, स्ट्रोमा या स्टोमेटा में। ग्रेना जो भाग है, ग्रेना में लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस अकर्स हियर, मतलब प्रकाश की जो अभिक्रिया में, जब भी जो प्रकाश में, मतलब कि लाइट में फोटोसिंथेसिस जो होता है वो ग्रेना में, राइट, वो कहां होता है, ग्रेना में। और प्रोवाइड ए लार्जर सरफेस टू अटैचमेंट ऑफ द फोटोसिंथेसिस पिगमेंट, तो ये एक बहुत ही बंडल नुमा संरचना प्रदान करते हैं। तो आपको ये यहां पर दिख गया होगा, ये ग्रेना है, राइट, ये ग्रेना है, और ये अंदर वाला जो है ये स्ट्रोमा या स्टोमेटा है। अब देखिए भोजन, प्लांट्स यूज सिंपल केमिकल सब्सटेंसेस, बहुत ही सिंपल केमिकल सब्सटेंसेस की जरूरत होती है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, जल, वाटर और मटेरियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ फूड। तो यहां पर आपको केवल और केवल पादपों के लिए क्या क्या जरूरत है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, और हमें लाइट की जरूरत होती है। और इस अभिक्रिया को करवाने के लिए जो क्लोरोफिल है उसमें पाया जाता है मैग्नीशियम, और यह इस संपूर्ण अभिक्रिया को करवाने में मदद भी करता है। इसके अलावा भी जिंक है ना, मोलिब्डेनम, बहुत सारे तत्व और भी आवश्यक होते हैं। तो भोजन के संश्लेषण के लिए पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का प्रयोग करते हैं। साथ ही साथ प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल और धूप की भी आवश्यकता होती है। और ये जो CO2 प्लस H2O है, ये मिलकर पादपों के लिए पोषक पदार्थ C6H12O6 का निर्माण करती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं ग्लूकोज। और इस ग्लूकोज के बहुलक को हम लोग क्या कहते हैं, स्टार्च, C6H12O6। इसका जो बहुलक है, पॉलीमर है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट। और
पादपों के लिए इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, स्टार्च। तो याद रखना, पादपों में जो पोषण बनता है वो स्टार्च के रूप में बनता है। ठीक है, अब देखिए, सोलर एनर्जी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ फूड इन लीव। तो जो सोलर एनर्जी है ना, सोलर एनर्जी का मतलब क्या होता है, जो सूर्य की ऊर्जा है, मतलब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आ रही हैं उनमें जो यूवी रेज आ रहा है वो स्टोर्ड होता है इन द फॉर्म ऑफ फूड इन द लीव्स विद हेल्प ऑफ क्लोरोफिल। तो यहां पर क्लोरोफिल की मदद से, क्लोरोफिल में सूर्य की एनर्जी स्टोर्ड होती है ना, स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ फूड, और वो फूड क्या है, पूरे के पूरे पादप में सप्लाई हो जाता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन का उत्पादन होता है, ये आपको पता ही है, और किससे होता है, जल के अणु से ऑक्सीजन का उत्पादन होता है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण में जारी ऑक्सीजन को जीवित जीवों द्वारा अस्तित्व में, तो इसका मतलब यह है बिना ऑक्सीजन के कभी भी पोषण नहीं बनेगा। मतलब यदि ऑक्सीजन नहीं है तो हम लोगों के शरीर में जो ग्लूकोज होता है उससे जो एटीपी का निर्माण होता है हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में, ये प्रक्रिया नहीं संपन्न हो पाएगी और किसी भी जंतु को ऊर्जा नहीं मिल पाएगी। अब यहां पर जो पादप अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं उन्हें तो क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉप्स, उन्हें कहते हैं ऑटोट्रॉप्स। और जो पादप अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं वो कहलाते हैं, राइट, तो उनमें से कुछ हैं कवक मृत। देखिए, फंगी डेराइव्ड न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डिके मैटर। तो आप जो नागफनी सुनते हैं, नागफनी जो कि रेगिस्तान वाले स्थान में होता है, तो वो अपने आप में एक फंगी है, फंगी का मतलब एक कवक है, और दे आर सैप्रोफाइट, सैप्रोट्रॉप्स कह लीजिए, सैप्रोफाइट कह लीजिए, मतलब जो मृत पदार्थों पर होते हैं वो सैप्रोट्रॉप कहलाते हैं। अब यहां पर कसकटा का मतलब होता है अमर बेल, और अमर बेल किस पर निर्भर करती है, अमर बेल निर्भर करती है दूसरे पादपों पर, और इसीलिए अमर बेल जो है उसे कहते हैं पैरासाइटिक प्लांट, है ना, परजीवी पौधा या फिर पैरासाइटिक प्लांट इसे कहा जाता है। कुछ पौधे और सभी जानवर अपने पोषण के लिए एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, उन्हें कहते हैं हेटेरोट्रॉप्स। तो जहां कहीं भी आपको हेटेरो शब्द दिखाई दे, हेटेरोट्रॉप्स, तो हेटेरो का मतलब अलग अलग, ट्रॉप्स का मतलब क्या होता है, अलग अलग पोषण स्तर पर। तो अलग अलग जीवों पर, नमस्कार, कैसे हैं आप, अलग अलग जीवों पर यदि कोई जानवर निर्भर करता है तो वो हेटेरोट्रॉप्स कहलाता है। पैरासाइटिक्स क्या कहलाते हैं, ऑर्गेनिज्म दैट लिव ऑन द बॉडी ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म। जैसे हमारे शरीर में जो जू रहती है ना, हमारे शरीर में जो रिंग वॉर्म रहते हैं, रिंग वॉर्म है ना, रिंग वॉर्म मतलब जो दाद करते हैं, वो सभी क्या हैं, और जो जितने भी जानवर होते हैं, गाय भैंस इत्यादि पर जो बग है ना, कलीली, जिसे सामान्य भाषा में बग या कलीली कहा जाता है, वो सभी एक प्रकार के परजीवी जानवर हैं। सो ऑल पैरासाइटिक प्लांट्स फीड ऑन देयर ओन प्लांट्स। सभी जो हैं ज्यादातर अपने खुद के पोषण पर ऑटोट्रॉप्स होते हैं, स्वयं के भोजन से चलते हैं। लेकिन जो आंशिक परजीवी हैं, आंशिक परजीवी का मतलब क्या है, पार्शियल पैरासाइट्स, वो क्या होते हैं, पार्शियल पैरासाइट्स जो हैं वो कुछ हद तक पानी, ऊर्जा, कई बार ऊर्जा के लिए भी, कई बार नहीं भी होते हैं। तो आंशिक परजीवी का मतलब ऐसा नहीं है कि जो पूरी तरह से डिपेंडेंट हो। जैसे टोटल पैरासाइट का उदाहरण आपको पता है, अमरबेल है, मिस्टलेटोए है ना, अमरबेल, इसे कसकटा भी कहते हैं, कसकटा। तो टोटल परजीवी वो होते हैं जो पूरी तरह से किसी पादप पर निर्भर करें। जबकि जो पेंटेड कप नाम का एक पादप है, पेंटेड कप जो है पार्शियली, मतलब पूरी तरह से दूसरों पर निर्भर नहीं रहता। और सैप्रोफाइटिक पादप कौन से कहलाते हैं, सैप्रोफाइटिक वो होते हैं जो मृत क्षयकारी पौधे जो बिल्कुल डेड एंड डिके अवस्था में है उनको खाएं, मृतोपजीवी वो पादप, जैसे कि कवक, फंगाई, है ना, मैंने आपको बताया था। तो पैरासाइट के बारे में बात करें
तो देखिए, टोटल पैरासाइट्स आर पैरासाइट दैट डिपेंड्स ऑन देयर होस्ट ऑर्गेनिज्म फॉर देयर ऑल रिक्वायरमेंट्स। जो भी उनकी आवश्यकता है उन सभी के लिए यदि वो डिपेंड करते हैं अपने होस्ट पर, तो वो पैरासाइट कहलाएगा, है ना। पर टोटल पैरासाइट अपनी ग्रोथ के लिए, बढ़ने के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए, अपने रिप्रोडक्शन के लिए। लेकिन पार्शियल पैरासाइट्स क्या होते हैं? पैरासाइट्स आर दीज आर द पार्शियल पैरासाइट जो होस्ट ऑर्गेनिज्म पर अपने लिए वाटर और हैबिटाट के लिए, आपने कई बार लाइकेन को देखा होगा, लाइकेन जो भी ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है, वहां पर आप तने पर बहुत सारी लाइकेन काई देखते होंगे। पादपों के ऊपर कुछ पादप उग जाते हैं, तो वो क्या है? एक प्रकार के पार्शियल पैरासाइट्स। अपना खुद का भोजन वो बना सकते हैं सूर्य की उपस्थिति में। तो व्हाट इज द डेफिनेशन? पैरासाइट्स में आपको क्लियर हो गया होगा, पार्शियल पैरासाइट्स मतलब वो पूरी तरह से अपनी ऊर्जा के लिए नहीं, अपने लिए पानी या फिर हैबिटाट के लिए निर्भर करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे कसकटा, ये एक पैरासाइट है ना, यहां पर इसको नहीं लेंगे, ये एक पैरासाइट है। ये भी मिस्ट्यूटिल जो है ये भी इसमें ही आएगा। और इसके अलावा यहां पर आपको मेनली तो ये डोडार या कसकटा याद रखना है। और यहां पर पेंटेड कप ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। राइट, तो यहां तक सारी बात आपको क्लियर हो गई होगी। एक बार रिफ्रेश कर लीजिए दोस्तों, ताकि कोई भी दिक्कत ना आए। एक बार रिफ्रेश कर लीजिए प्लीज, है ना, रिफ्रेश कर लीजिए। अब देखिए, डिपेंडेंसी, जो टोटल पैरासाइट है वो पूरी तरह से निर्भर होते हैं अपने होस्ट पर, ओनली डिपेंड फॉर देयर होस्ट एंड वाटर। तो आपको यह बात याद रहेगी कि जो पैरासाइट है, टोटल पैरासाइट, उनका अपना क्लोरोफिल नहीं होता, इसीलिए ये अपना पादप भोजन नहीं बना पाते। और इनमें अपना क्लोरोफिल पाया जाता है, एकदम क्लियर है, इनमें अपना, है ना, ठीक है। अब बात आती है कसकटा की। कसकटा जो है वो है अमरबेल, तो आपको एक कसकटा दिख गया होगा। और मिस्टल टॉय, ये जो पादप है मिस्टल टॉय, ये पार्शियली दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट है, कसकटा पूरी तरह से, राइट। चलिए अब बात कर रहे हैं मशरूम। तो जो मशरूम है, मोल्ड्स और कुछ प्रकार के कवक और बैक्टीरिया, सो मशरूम मोल्ड्स आर सर्टेन टाइप ऑफ फंगी एंड बैक्टीरिया। तो याद रखना, मशरूम जो खेती, मशरूम का जो रिसर्च सेंटर है ना, वो सालोन में है। सलोन एक शहर है हिमाचल प्रदेश में। सलोन के बाद में आता है, राइट, सलोन के बाद में आता है शिमला। तो जब भी चंडीगढ़ से जाते हैं तो हमें पहले सलोन दिखाई देता है, उसके बाद शिमला दिखाई देता है, ठीक है। कीटभक्षी पौधे कौन से होते हैं? हरे पौधे जो आंशिक रूप से मिट्टी के वातावरण से जो है अपने कीड़ों से पोषण प्राप्त करते हैं, जैसे पिचर प्लांट, जैसे नेपेंथिस, ड्रोसेरा, है ना, ये सभी। तो इंसेक्टिवोर्स पादपों के लिए आवश्यक क्यों हो जाता है कि वो कीट पतंगों को खाएं? क्योंकि उनको जमीन से नाइट्रोजन का पोषण प्राप्त नहीं होता। तो ये कुछ इस प्रकार के जानवर होते हैं जो जीवों को इस प्रकार से दबा के खा जाते हैं, राइट। और इस प्रकार से जो ग्रीन प्लांट्स है विच ऑब्टेन देयर नरिशमेंट पार्टली फ्रॉम द सॉइल एटमॉस्फेयर, पार्टली फ्रॉम द स्मॉल इंसेक्ट्स, एग्जाम्पल पिचर प्लांट, ब्लैडरवॉर्ट,
और वेंट ट्रैप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेंट ट्रैप, ब्लैडर वॉर्ट, पिचर प्लांट, राइट। और सिम्बायोसिस क्या होता है? सिम्बायोसिस का मतलब होता है जब एक कोई प्रजाति दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है लेकिन दोनों को एक दूसरे को मदद मिल रही है, दोनों हेल्प कर रहे हैं एक दूसरे को, तो वो सिम्बायोसिस कहलाता है। तो इंसेक्टिवोरस जो प्लांट हैं उनके एग्जाम्पल देख लीजिए, नेपेंथिस, डायोनिया, राइट, डायोनिया, नेपेंथिस बहुत इंपॉर्टेंट है। और इधर देखिए ब्रोशिनिया, इधर ड्रोसेरा, पिंग्विकुला और सेरेसिनिया, है ना, ये सभी पादप जो है इंसेक्टिवोर पादप हैं। इनमें क्या होता है, अंदर लचीला तरल पदार्थ होता है, जब भी कीट अंदर जाता है तो वो तरल में फंस जाता है और मर जाता है, और उसके बाद में ये पेड़ पौधे उसे डाइजेस्ट कर लेते हैं, पचा लेते हैं। तो इन इंसेक्ट के अंदर जो नाइट्रोजन होता है उसका वो पोषण प्राप्त कर लेते हैं। एकदम क्लियर। तो इस प्रकार से इंसेक्टिवोर्स, तो ये देख रहे होंगे आप, इनका अलग अलग मुंह है। यहां पर क्या होगा, ये कई बार ऐसे पकड़ने वाले भी होते हैं, इस प्रकार से पकड़ भी लेते हैं, ठीक है। चलिए अब बात आ रही है कि कुछ ऐसे भी होते हैं लाइकेन फाउंड ऑन द ट्री ट्रंक। मैंने आपको बताया था जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैं वहां पर बहुत सघन वन होते हैं और पादपों के तने के ऊपर लाइकेन, शैवाल उत्पन्न हो जाती है। तो शैवाल और कवक के बीच में संबंध है ना, शैवाल कवक से प्राप्त। तो यहां पर देखिए एल्गी और फंगस ये सहजीविता दिखलाते हैं लेकिन उस तने पर रहते हैं। तो ये कैसे हैं, पार्शियल पैरासाइट, पार्शियल पैरासाइट, या कह लीजिए आंशिक परजीवी। तो यहां पर पशुओं में क्या पोषण है, देखिए खाने की आदतों के आधार पर ईटिंग हैबिट्स का जो वर्गीकरण है वो देख लेते हैं। कुछ जानवर शाकाहारी होते हैं जो हर्ब्स पर निर्भर करते हैं, जैसे गाय, भेड़, ये सभी आपको पता है, उन्हें शाकाहारी हर्बीवोरस कहा जाता है। मांसाहारी कार्निवोरस जानवर हैं जो एक दूसरे जीव को अपना मांस खाकर, और सर्वाहारी जो मनुष्य है जो किसी भी फूड चेन में सबसे ऊपर टॉप श्रृंखला में, और ये जितने भी होते हैं ध्यान रखना, जो ओमनीवोरस हैं, ओमनीवोरस का मतलब सर्वाहारी, वो हमेशा फूड चेन में टॉप कंज्यूमर कहलाते हैं। तो आपसे पूछा जाए मानव कहां आएगा, मानव टॉप कंज्यूमर में आता है। एकदम क्लियर। चलिए गुड मॉर्निंग। अब बात आ रही है कुछ जीव ऐसे हैं जो दूसरे जीव जंतुओं पर रहते हैं, जैसे जानवरों के अंदर, है ना, अंदर शरीर के अंदर पाए जाते हैं। जैसे आप हमेशा सुनते होंगे गट फ्लोरा, हमारी आंतों के अंदर भी, राइट, ई कोलाई नाम का बैक्टीरिया पाया जाता है। तो वो भी क्या है, एक प्रकार का परजीवी है। ई कोलाई जो हमारी आंतों के अंदर पाया जाता है वो भी एक प्रकार का परजीवी है। तो अंदर एंडोपाइटिस देख लीजिए, जो अंदर रहे उसे बोलते हैं एंडोपैरासाइट, जो बाहर रहे जैसे जू, रिंगवॉर्म, टैपवर्म, है ना, कई बार जोंक भी क्या करती है, दूसरे जानवरों का खून चूस के अपना काम चलाती है। तो जो बाहर शरीर से होते हैं वो कहलाते हैं एक्टोपैरासाइट्स, और जो शरीर के अंदर होते हैं वो कहलाते हैं एंडोपैरासाइट। एंड देयर बॉडी एग्जांपल टैपवर्म, राइट, टैपवर्म, राउंडवर्म, थिक एंड लीस आउटसाइड द बॉडी। तो ये लीस का मतलब जू वगैरह, है ना। स्कैवेंजर्स सबसे बढ़िया, गिद्ध एग्जाम्पल याद रखना, क्रो कौवा एग्जाम्पल याद रखना, ईगल, फाल्कोन बाज, ये सभी, है ना, सियार, ये सभी जानवर जो सड़े गले मरे जीव हैं उन्हें खाकर अपना जीवन निर्वाह करते हैं, और ये प्रकृति के एक सुरक्षा कर्मी भी होते हैं। सुरक्षा कर्मी, तो प्रकृति के सुरक्षा कर्मी किसे कहा जाता है, स्कैवेंजर्स को कहा जाता है। तो आपको बहुत सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अब हम लोग सीधा चलते हैं, कुछ मैं बहुत बेहतरीन से आपको एग्जाम्पल्स करवाता हूं, आपको कुछ क्वेश्चन आंसर्स को करवाता हूं, ताकि आपको वो सभी क्वेश्चन आंसर भी समझ में आ जाएं कि आपका एक पूरा चैप्टर जो है वो फिनिश हो गया है। तो देखिए यहां पर आपको एकदम बात क्लियर हो रही होगी। मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूं ताकि आपको सभी चीजें आसानी से दिखे भी। तो देखिए यहां पर सभी जीवों को खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है, और इसका उपयोग करके वो अपनी वृद्धि,
आवश्यक ऊर्जा ऊष्मा बनाते हैं, प्राप्त करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया द्वारा पादप अपना काम करते हैं। पादप कार्बन डाइऑक्साइड, जल, खनिज लवण और अन्य रासायनिक पदार्थों की मदद से खाद्य संश्लेषण करने के बाद में वो ग्लूकोज का निर्माण करते हैं और उसी ग्लूकोज से स्टार्च बनता है ना। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल जरूरी है और इसमें स्ट्रोमा और ग्रेना, मैंने आपको दोनों बता दिए। स्ट्रोमा या स्ट्रोमेटा के अंदर डे टाइम में, रात्रि में स्ट्रोमा के अंदर प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया, और डे टाइम में ग्रेना के अंदर, और ग्रेना में बहुत सारे मल्टी लेयर्ड क्लोरोफिल्स पाए जाते हैं। सूर्य का प्रकाश अनिवार्य रूप से आवश्यक है। कार्बोहाइड्रेट जैसे जटिल खनिज रासायनिक पदार्थ को बनाने के लिए, है ना, कार्बोहाइड्रेट को बनाने के लिए ये सभी प्रोसेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अब देखिए, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में क्लोरोफिल की सहायता होती है। पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा का संचय होता है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन उत्पादित होती है। ऑक्सीजन का उपयोग करके सभी जीवों की उत्तरजीविता, एक क्रमगत जीवन बना रहे, प्रजनन होता रहे, तो सभी जीवों को अपनी एक ऊर्जा की आवश्यकता है। यदि वो ऊर्जा चलती रहेगी तो प्रजनन होता रहेगा और इस प्रकृति में जो जैव विविधता है, बायोडाइवर्सिटी है, प्लस जो उत्तरजीविता है, आगे से आगे जो जीव जंतु बढ़ते हैं, वो चलता रहेगा। कवक अपना पोषण मृत और अपघटित जैव पदार्थों से प्राप्त करते हैं। तो कवक आपको पता है डेड एंड डिके एंड डिकम्पोज्ड बायो मटेरियल से अपना जो है ना ऊर्जा प्राप्त करते हैं। इनमें से पादपों में भी एक अमरबेल कसकटा जरूर आपको याद रखना है ना, क्योंकि ये दूसरे पादपों पे पूरी तरह से निर्भर करता है। एक परपोषी पादप है। मैंने आपको पार्शियल पैरासाइट और टोटल पैरासाइट के बारे में बता दिया है ना। अब आगे चलते हैं, तो यहां पर कुछ क्वेश्चंस को कर लेते हैं। अब आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर भी देने, क्योंकि हरे पादप अपना खाद्य स्वयं बनाते हैं, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों, बताइए। स्वपोषी, ऑटोट्रॉप्स। यस और नो, मैं आपके लिए आंसर बता देता हूं। दूसरा पॉइंट आ रहा है, पादपों द्वारा संश्लेषित खाद्य भंडार किस रूप में स्टोर होता है। मैंने अभी आपको बताया, स्टार्च के रूप में पादपों में खाद्य भंडार स्टोर्ड होता है। अगला पॉइंट आ रहा है, प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में जिस वर्णक द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है उसे क्या कहा जाता है। हिंदी में कहेंगे पर्णहरित, और इंग्लिश में इसे ही कहते हैं क्लोरोफिल, राइट, क्लोरोफिल। चौथा पॉइंट आ रहा है, प्रकाश संश्लेषण में पादप वायुमंडल से क्या लेते हैं दिन के दौरान, ऑक्सीजन, और छोड़ते क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। और जो प्रकाश संश्लेषण गुणांक है, याद रखना, पादप 6 ही कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करते हैं और 6 ही ऑक्सीजन बनता है। मतलब एक बार फिर से देख लेते हैं, पादप 6 ही ऑक्सीजन के अणु को निकालते हैं यदि वो 6 अणु कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं, और इस प्रकार से प्रकृति में यही प्रकाश संश्लेषण गुणांक होता है। और प्रकाश संश्लेषण गुणांक का मान कितना है, फोटोसिंथेसिस कोशेंट, इसका मान कितना होता है, हमेशा याद रखना 1, ठीक है ना। चलिए, अब बात आ रही है पीत और दुर्बल तने वाला जो परजीवी है, पीला और दुर्बल तना, जिसका स्टेम इतना स्ट्रांग नहीं है और वो पीले से रंग का है। पीला रंग क्यों है, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। तो आप बताइए कि वो पौधा कौन सा है, तो आप क्या बताएंगे, कसकटा या फिर अमरबेल। कसकटा या फिर अमरबेल इसे कहते हैं। एक पादप जिसमें स्वपोषण और विषम पोषण दोनों ही प्रणाली पाई जाती हैं, स्वपोषण भी हो विषम पोषण भी हो, दोनों प्रणाली है, तो वो भी क्या होगा, अमरबेल। अमरबेल में, है ना, सॉरी थोड़ी सी गलती हो गई, एक मिनट, इन्होंने थोड़ा सा अलग क्वेश्चन पूछा है। स्वपोषण का मतलब अपना पोषण स्वयं भी बना ले प्लस दूसरे जीवों को भी खा जाए। तो ऐसे पौधे कौन से होते हैं, इंसेक्टिवोर्स, मतलब कीटभक्षी पादप,
कीट भक्षी पादप ये कहलाते हैं। हेलो, कैसे हैं? नमस्कार। तो अमरबेल का उदाहरण, अमरबेल किसका उदाहरण है बताइए? अमरबेल एक परपोषी है। मृतोपजीवी या सैप्रोफाइट कौन से होते हैं? कवक, जैसे मशरूम, जैसे नागफनी। परजीवी पादप तो अमरबेल है ही। परजीवी का मतलब दूसरे जीवों के ऊपर निर्भर करे। स्वपोषी जो अपना भोजन स्वयं बनाए। कीटों को पकड़कर आहार बनाने वाला जो पादप है वो है घटपर्णी, पिचर प्लांट। पिचर प्लांट, घटपर्णी, मैं बहुत अच्छा हूं, है ना? घटपर्णी और पिचर प्लांट। यहां पर आपको कुछ मिलान करना है। बहुत अच्छे मिलान आ गए हैं, देखते हैं कितने लोग आंसर देंगे इसमें। क्लोरोफिल, जीवाणु, सभी को मिलान करना है। ध्यान से देखिए और बताइए। तो क्लोरोफिल किस में पाया जाता है? बड़ा ही सिंपल है, पत्ती में। नाइट्रोजन किस में पाया जाएगा? नाइट्रोजन की आवश्यकता कौन से पादपों को होती है? अभी बताते हैं। लेकिन इससे पहले अमरबेल क्या है? एक परजीवी नहीं है, परपोषी। माफी चाहता हूं, अभी सही कर देते हैं। लीजिए, तो सबसे पहले बात कर रहे हैं अमरबेल क्या है? परपोषी है, ठीक है। हाँ जी, तो अमरबेल क्या है? एक परपोषी। क्लोरोफिल किस में पाया जाता है? पत्ती में पाया जाता है ना? जंतु का एग्जाम्पल कौन सा है? जीवाणु एक प्रकार के जंतु होते हैं, ठीक है। और परजीवी जो होते हैं, राइट। इसके बाद में नाइट्रोजन, यहां पर कीट भक्षी पौधा कौन सा हो जाएगा? घटपर्णी, है ना। और यहां पर ये परजीवी, ये एक पॉइंट मैच नहीं कर रहा। अभी देख लेते हैं कैसे नहीं कर रहा है। देखिए, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल का मतलब बिल्कुल पत्ती है। नाइट्रोजन, अमरबेल, अमरबेल एक परपोषी है। जंतु के कीट भक्षी पौधा बिल्कुल कौन सा है? घटपर्णी पौधा। कीट भक्षी मतलब पिचर प्लांट। तो अब बात आ रही है जंतु और क्लोरोफिल। अब बात आ रही है नाइट्रोजन बचा और साथ में जंतु बचे हैं। यहां पर कुछ डाउट है, कंफ्यूजन है भाई। मशरूम, बिल्कुल मशरूम, बिल्कुल ठीक बता रहे हैं आप। नाइट्रोजन के केस में परजीवी, देखिए जंतु बिल्कुल जीवाणु हैं और नाइट्रोजन का उपभोग करते हैं परजीवी, तो ये बिल्कुल ठीक हो सकता है। लेकिन फिर भी नाइट्रोजन वाला पॉइंट थोड़ा मैच नहीं हो रहा किसी से भी, है ना। चलिए, प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है क्या? बिल्कुल नहीं। प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में ऑक्सीजन मुक्त होती है। ऐसे पादप जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित कर लेते हैं, क्या वो मृतोपजीवी कहलाते हैं? सैप्रोफाइट नहीं, वो स्वपोषी कहलाते हैं। प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद प्रोटीन नहीं है, बिल्कुल नहीं है। प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद तो कार्बोहाइड्रेट है, तो इसलिए ये भी गलत। तो मतलब नहीं है बोला है तो बिल्कुल सही बात है, यदि होता तो गलत हो जाता। प्रकाश संश्लेषण और सौर ऊर्जा, बिल्कुल प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है, बिल्कुल सही बात है ना, बिल्कुल सही बात है। ये एक अच्छा प्रश्न है आपके इस एग्जाम के लिए। पादप के किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण हेतु वायु से कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब वायु में कार्बन डाइऑक्साइड लेना देना, ये किस पर डिपेंड करता है? तो याद रखना, यहां पर रंध्र, स्ट्रोमा, स्ट्रोमा के बाहर होती हैं गाढ़ कोशिकाएं। मैंने कल क्लास ली थी बेटा, 8 PM की क्लास में लिया था कल 8 PM पर। उससे पहले एक मीटिंग थी, सो यस्टरडे आई हैव टेकन 8 PM क्लास एंड बिफोर दैट वी हैड अ मीटिंग, और वो मीटिंग जरूरी था, हमें मीटिंग लेना था, इसलिए मैं डे बिफोर यस्टरडे आई कुड नॉट टेक 8 PM क्लास ऑन अनअकैडमी लर्निंग ऐप, ठीक है। तो मैंने जरूर ली है, कल क्लास लिए बेटा, एक बार देखो आप। वायुमंडल से मुख्यतः जिन भाग द्वारा पादप कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड किस भाग से प्राप्त करेंगे? सीधी सी बात है, पत्तियों से। बड़ा सिंपल से क्वेश्चन है ये। स्ट्रोमा, है ना, स्ट्रोमेटा,
बिल्कुल है, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रोमेटा, स्ट्रोमेटा, स्ट्रोमा बिल्कुल सही है, स्ट्रोमेटा भी बोलते हैं, स्ट्रोमा भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहां पर आपको ये सारे पॉइंट्स एकदम क्लियर हो गए होंगे, एक चैप्टर खत्म हो गया है। अगले चैप्टर की ओर रुख करते हैं और वो है ऊष्मा। तो अब हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं हीट या ऊष्मा, है ना, हीट पढ़ रहे हैं या फिर ऊष्मा। ऊष्मा ऊर्जा एक ही बात है, हीट में थोड़ी, है ना, हीट में थोड़ी गर्मी होती है, ऊर्जा एनर्जी, ठीक है। तो ऊष्मा, ये दोनों टर्म्स जो है ना इंटर रिलेटेड है, जो किसी वस्तु को ठंडा या गर्म बनाए। और याद रखना, कोई भी वस्तु यदि गर्म है, कोई भी वस्तु यदि गर्म है, मेरा भी टेम्परेचर यदि अभी सभी का लगभग 37 डिग्री सेंटीग्रेड चल रहा है, तो हम सभी के शरीर में से इंफ्रारेड किरणें निकलती हैं, याद रखना, अवरक्त किरणें, क्योंकि किसी में भी एनर्जी है वो रेडिएशंस निकालती है, और किसी भी गर्म शरीर से कौन सी रेडिएशंस निकलती हैं, अवरक्त किरणें। एकदम क्लियर, बिल्कुल आज भी क्लास होगी, बिल्कुल होगी। तापमान, किसी वस्तु के, है ना, डिग्री हॉटनेस, तो तापमान ही किसी वस्तु के डिग्री ऑफ हॉटनेस को बताता है। और टेम्परेचर, आवर सेंस टच इज ऑलवेज अ रिलायबल गाइड टू द डिग्री ऑफ हॉटनेस। हम किसी भी चीज को, वस्तु को टच करते हैं तो हमें गर्माहट का बहुत अच्छे से पता चल जाता है। यहां पर दो प्रकार के थर्मामीटर आते हैं, ये थर्मामीटर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो होता है क्लिनिकल थर्मामीटर, एक होता है लेबोरेटरी थर्मामीटर, और एक आपने कई बार सुना होगा एल्कोहल थर्मामीटर। एक है लेबोरेटरी का थर्मामीटर और एक होता है पायरोमीटर। ये सभी इंपॉर्टेंट है। तो जो क्लिनिकल थर्मामीटर है, क्लिनिकल थर्मामीटर जो डॉक्टर प्रयोग करते हैं, नॉर्मली वो 35 डिग्री से 42 डिग्री 42 डिग्री तक ये रहता है, 35 डिग्री टू 42 डिग्री बस। लैब वाला जो है उसकी रेंज तो लगभग 100 माइनस से लेकर -10 से 110 डिग्री सेंटीग्रेड तक होती है लैब के थर्मामीटर की। एल्कोहल, अब आपको पता है क्लिनिकल थर्मामीटर में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, हाइड्रोजीनियम या फिर पारा, हाइड्रोजीनियम पारा मरकरी का प्रयोग करते हैं। और आपको यह भी पता होगा कि -39 डिग्री सेंटीग्रेड पर पारा जम जाता है। पारा यदि जम जाएगा तो क्या वो ऊपर नीचे मूव करेगा, और यदि वो मूव नहीं करेगा तो उसके ऊपर वाले भाग में किंक जो होता है लाल कलर का, जो हमें एक्चुअल में उस प्रमाण को पढ़ने में, या फिर कितनी वैल्यू आई है, मान लीजिए 37.3 आई है, 37.5 आई है, उसको पढ़ने के लिए किंक क्या होता है, जो पूरी एक ट्यूब होती है उसके ऊपर की तरफ जो रेड वाला पार्ट होता है, ताकि हमें मानक बिल्कुल सटीक पता चल सके। बिल्कुल है ना। तो 35 से 42 डिग्री याद रखना। लेबोरेटरी की रेंज और भी ज्यादा होती है, लेबोरेटरी थर्मामीटर की। तो जब भी हम लोगों को टेम्परेचर मापना होता है -39 डिग्री से नीचे, -39 डिग्री से नीचे, मान लीजिए मुझे 110 डिग्री टेम्परेचर मापना है माइनस में, तो मैं किसका प्रयोग करूंगा, एल्कोहल थर्मामीटर का प्रयोग करूंगा, एल्कोहल थर्मामीटर का। और यदि मुझे 200, 300, 700, 800, 1000, 1500 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान मापना है, तब मैं प्रयोग करूंगा पायरोमीटर का। तो आपको अलग अलग प्रकार की तापमापी क्लियर हुई। पायरोमीटर क्या होता है, बहुत ही तीव्र गर्मी वाली चीजों को मापने वाला। जो फर्नेंस होती हैं भट्टियां, भट्टियां, तो भट्टियों में जो तापमान मापा जाता है 1500 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम लोग क्या करते हैं, 1500 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम लोग जो अयस्क निकाल रहे हैं, राइट, जैसे स्टील वगैरह बना रहे हैं, तो वहां पर हम लोग पायरोमीटर से ही एक्चुअल में टेम्परेचर को, ठीक है ना। और तो तापमान आपको क्लियर हो गया। थर्मामीटर एक उपकरण है जिसका उपयोग तापमान को मापने के लिए किया जाता है। ऊष्मा तापमान के कारण होता है, और मानव के शरीर का जो औसत टेम्परेचर है नॉर्मली वो कितना होता है, 37। एग्जैक्टली ये
36.9 डिग्री सेंटीग्रेड है। फ़ारेनहाइट में यही टेम्परेचर 37 के हिसाब से तो होता है 98.6 फ़ारेनहाइट, और वैसे ये होता है 98.4 फ़ारेनहाइट। तो याद रखना 98.4 फ़ारेनहाइट, 98 है ना पायरोमीटर, राइट। चलिए तो देख लीजिए, क्लिनिकल थर्मामीटर जो है वो 35 से 42 डिग्री तक काम कर सकता है, और ये हम प्रयोगशाला में प्रयोग करते हैं इसका। थर्मामीटर जो कि लेबोरेटरीज में यूज होते हैं थर्मामीटर्स, वो -10 से 110 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर को माप सकते हैं। ये वो थर्मामीटर है जो लेबोरेटरीज में होते हैं। सामग्री जो गर्म को माध्यम से आसानी से पारित करने की, वो जो भी पदार्थ हीट को अपने में से निकलने की अनुमति देता है वो क्या कहलाते हैं? वो सभी हीट के, मतलब ऊष्मा के, हीट के गुड कंडक्टर, मतलब समझ गए होंगे आप, ऊष्मा के अच्छे सुचालक माने जाते हैं। जैसे लकड़ी, कागज इत्यादि, गत्ता जो है वो कुचालक हैं। तो जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाए वो तो हैं इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर, लेकिन जिनमें से ऊष्मा पारित हो जाए वो ऊष्मा के अच्छे सुचालक हैं। तो आपको एक बेहतरीन उदाहरण आपको याद आ रहा होगा, आपने सभी ने इसका नाम सुना होगा, माइका या फिर अभ्रक। भारत में सबसे ज्यादा उत्पादित किया जाता है, पूरे विश्व में सबसे ज्यादा अभ्रक भारत में उत्पादित किया जाता है। और इसका प्रयोग हम लोग जितने भी ऊष्मीय उपकरण हैं, फॉर एग्जाम्पल प्रेस का मतलब क्या होता है? हमारी हम लोग जो प्रेस का प्रयोग करते हैं, इस्त्री का प्रयोग करते हैं, इस्त्री प्रेस करने के लिए कपड़ों पर, तो उसका जो बाहर का ये जो सरफेस है पीछे की तरफ, जहां पर आप उसको रखकर, है ना, मान लीजिए ये कोई सरफेस है, ये इसका सरफेस है, और इस तरह से ये पकड़ने के इक्विपमेंट है, ये प्रेस है। तो यहां पर आपको याद रखना है, जो ये अभ्रक होती है, यहां पर अभ्रक लगाई जाती है पूरे में, क्योंकि अभ्रक का एक विशेष गुण है कि ये इलेक्ट्रिसिटी का तो बैड कंडक्टर है, लेकिन हीट का, गर्मी का ये गुड कंडक्टर है। और इसीलिए जब भी आप प्रेस की पीछे वाली सतह, मान लीजिए प्रेस की पीछे वाली सतह, उस पर टच करते हैं, आपको कभी भी करंट नहीं लगता। उसके पीछे कारण क्या है? इलेक्ट्रिसिटी का ये बैड कंडक्टर है माइका या अभ्रक, और विद्युत को ये और हीट को, गर्मी को ये आसानी से जाने देता है। तो यही पॉइंट जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। चलिए, तो सामग्री के बारे में आपको पता चल गया होगा, राइट। माइका जरूर याद रखना, अभ्रक के बारे में जरूर आपको पॉइंट याद रखने, है ना। चलिए, माइका, अभ्रक, ठीक है। गुड कंडक्टर्स आर मेटल, हीट के गुड कंडक्टर होते हैं, बिल्कुल सही है। तो ठोस जो है ना, जनरली जो हीट इज ट्रांसफर्ड बाय कंडक्शन, कुछ सॉलिड होते हैं, ज्यादातर में से हीट ट्रांसफर हो जाती है, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जैसे प्लास्टिक, बैकेलाइट, उनमें हीट ट्रांसफर नहीं होता है ना, लकड़ी में। इन लिक्विड एंड गैसेस हीट इज ट्रांसफर्ड बाय, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है यहां पर। देखिए, एक होता है चालन और एक होता है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन का मतलब होता है संवहन, और एक क्या होता है? चालन, और तीसरा पॉइंट होता है रेडिएशन, विकिरण। इसके ऊपर यूपीएससी कई बार प्रश्न पूछ चुका है, इन तीनों के ऊपर, राइट। एक बार फिर से लिख देता हूं, एक मिनट, एक बार फिर से लिख देता हूं ताकि आपको एकदम क्लियर हो जाए। लीजिए, विकिरण, है ना, चालन और संवहन। तो आपको चालन में तो क्या पता चल गया? कंडक्शन केवल और केवल किस में होता है? सॉलिड में ही कंडक्शन होता है। संवहन किस में होता है? संवहन लिक्विड या फिर गैस में होता है। और विकिरणें क्या होती हैं? सभी पदार्थ में से, मुझ में से भी अभी इंफ्रारेड निकल रही हैं, तो ये विकिरणें हैं, इंफ्रारेड। माइक्रोवेव चीजों को गर्म करती हैं, यस और नो।
तो कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। इंडक्टेंस अलग होता है भाई। इंडक्शन तो क्या है, किसी एक पदार्थ का दूसरे पर जो प्रभाव पड़ रहा है वो इंडक्शन है ना। तो इंडक्शन का मतलब क्या है, ठीक है। अब देखिए, वे सामग्री जो गर्मी को आसानी से अपने में से गुजरने दे, है ना, गुजरने दे, वो तो क्या कहलाएगा, कंडक्टर, और जो न गुजरने दे वो इंसुलेटर। अब आप लोग जो प्रयोग करते हैं, है ना, आप लोग सभी एक बोतल का प्रयोग करते होंगे, मिल्टन नाम की, फिर जिस भी टेम्परेचर में वस्तुओं को रखेंगे उसका टेम्परेचर सदैव वही बना रहता है। उसके पीछे कारण क्या है, मिल्टन ने क्या किया है कि जो अंदर हमने पदार्थ रखा है उसमें से ना तो विकिरणें निकल पाए और सॉलिड ना हो, इसलिए बीच में खाली जगह छोड़ दी जाती है ताकि चालन हो ही ना, है ना। बीच में वैक्यूम छोड़ दिया, क्योंकि वैक्यूम होगा तो चालन होगा ही नहीं। और साथ ही साथ में चालन केवल और केवल सॉलिड का गुण है और संवहन केवल गैस और लिक्विड में होता है। एकदम क्लियर। तो ना तो विकिरण निकल पाए, ना ही सॉलिड जो है, सॉलिड में जैसे आप किसी भी छड़ी को गर्म करते हैं तो आपके हाथ में भी वो गर्मी आने लगती है थोड़ी देर के बाद, है ना। चम्मच वाला एग्जांपल आपने देखा हो। तो विकिरण, चालन और संवहन, इन तीनों को प्रोसेस को, मतलब उस पदार्थ में से ना तो गर्मी निकल जाए, ना चालन, मतलब चालन हो सके, कंडक्शन, तो इस तरह से क्या किया जाता है, उसको पूरी तरह से प्रोटेक्ट कर दिया जाता है ताकि हीट नहीं निकलेगी। तो उस मिल्टन या कोई भी बोतल का अंदर का टेम्परेचर एज इट इज रहेगा, राइट। अब देखिए, मैंने आपको किंक के बारे में बताया था। बल्ब के पास एक किंक होता है और ये किंक ही उस बल्ब में, जो कांच का बल्ब है उसमें ये किंक ही हमें पढ़ने में, रीडिंग करने में मदद करता है कि एक्चुअल में कितना टेम्परेचर है, राइट। तो क्लिनिकल थर्मामीटर के अंदर क्या अंतर है, क्लिनिकल थर्मामीटर मेजर करता है टेम्परेचर ऑफ आवर बॉडी, लॉन्ग एंड नैरो एंड यूनिफॉर्म गैस ग्लास ट्यूब विद द बल्ब कंटेनिंग मरकरी एट वन एंड। बिल्कुल इसमें भी मरकरी होता है, क्लिनिकल में तो बिल्कुल क्लियर ही है आपको। और इसमें एक बल्ब होता है और उसमें हाइड्रोजीनियम भरा होता है। किंक जो है वो हमें पढ़ने में मदद करता है। प्रयोगशाला थर्मामीटर में क्या अंतर है कि यह शरीर के अलावा अन्य वस्तुओं के तापमान को मेजर करने में, लैब्स वगैरह में, एक ग्लास का आवरण होता है और प्रयोगशाला थर्मामीटर का रेंज -10 से 110 होता है। कई बार आप लोग ये देखते हैं सी ब्रीज और एक होता है लैंड ब्रीज। तो दिन के दौरान, देखिए आपने ये सुना होगा और बहुत ही सिंपल सा केस है, और ये सभी क्या है वो भी बता देता हूं। यहां पर ये भारत है, चूंकि यहां पर समुद्र है, यहां पर सॉलिड है, लैंड है, टेरेस्ट्रियल भाग है, राइट। तो अब क्या होगा, सी ब्रीज दिन के समय यहां से पृथ्वी की ओर आएंगी। तो ये सी ब्रीज दिन के समय समुद्र से पृथ्वी की ओर आती है, ये सी ब्रीज कहलाती है। और रात के समय पृथ्वी गर्म होने की वजह से लैंड वाला भाग, और रात में पृथ्वी से समुद्र की ओर जो है ब्रीज जाती है। तो सी ब्रीज कब चलती है, दिन के दौरान। और ये सभी कौन सी तरंगों का प्रयोग कर रही हैं, आप क्या बताएंगे, संवहनी धाराएं हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था एयर के माध्यम से पहुंच रही हैं, तो लिक्विड और गैस में संवहनी धाराएं होती हैं, लिक्विड और गैस में। भूमि के ऊपर का गर्म हवा ऊपर उठती है और समुद्र की ठंडी हवा, गर्म हवा कहां चली जाती है, लैंड में दिन के समय ऊपर उठ जाती है। और समुद्र, क्योंकि पानी देर में ठंडा और देर में गर्म होता है, तो वह जो हैवी विंड्स हैं, है ना, ब्रीज, जिसे समुद्री ब्रीज या ठंडी मंद पवने कहते हैं, वो कहां पर आता है। तो दिन के समय याद रखना, इतनी सी बात याद रखना, दिन के समय समुद्र से पृथ्वी की ओर, और शाम के समय, रात के समय जमीन से समुद्र की ओर तेज ठंडी पवनें चलती हैं। ये तेजी से नहीं होता है एक्चुअल में, बहुत ही मंद पवनें होती है ये, है ना। ब्रीज का मतलब ही क्या है, ब्रीज का मतलब ही होता है ठंडी एवं मंद पवनें, ठंडी एवं मंद पवनें। एकदम क्लियर। तो भूमि से गर्म हवा का चक्र प्रतिस्पर्धा करके समुद्र की ओर बढ़ता है, गर्म हवा, और इस प्रकार से गर्म हवा तो इधर आ जाती है दिन के समय, ठंडी हवा लैंड पर आ जाती है,
और इस प्रकार से हमेशा जो कोस्टल एरियाज वाले शहर हैं, जो भी तटवर्ती क्षेत्र हैं, वहां पर डे और नाइट के टेम्परेचर में ज्यादा अंतर नहीं देखा जाता जितना रेगिस्तान में देखा जाता है। डेजर्ट के अंदर हम इतना ज्यादा डिफरेंस क्यों देखते हैं? क्योंकि दिन के समय बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है तो हमारा जो सैंड ड्यून्स हैं वो बहुत गर्म हो जाते हैं, और रात के समय पर ठंड के कारण वो मृदा बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है, तो रात में माइनस में टेम्परेचर चला जाता है और दिन में लगभग 50 डिग्री, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस यहां पर देखा जाता है। ब्रीज, यस, तो लैंड ब्रीज और आपको ये ब्रीजें कंफर्म हो गई होंगी, क्लियर हो गई होंगी। अब बात आ रही है ऊष्मा का स्थानांतरण। ऊष्मा किसी गर्म वस्तु से किसी ठंडी वस्तु की ओर तब तक प्रवाहित होती है जब तक दोनों, आपको यहां पर थर्मोडायनेमिक्स के रूल लागू होते हैं। याद रखना, ऊष्मा गतिकी के नियम है ना, ऊष्मा गतिकी का जीरोथ नियम है, फर्स्ट नियम है, सेकंड नियम है, आपने सुना होगा। तो ये जब तक ऊष्मा गतिकी का नियम इन पर लागू होता है जब तक दोनों साम्य अवस्था में ना हो जाए, साम्य का मतलब दोनों का टेम्परेचर बराबर ना हो जाए, तब तक इनमें जो है लगातार आदान प्रदान चलता रहता है। ऊष्मा शरीर के उच्च तापमान पर शरीर के कम तापमान की ओर, तो हमेशा उच्च तापमान से कम तापमान पर हल्की है इसलिए ऊपर से जाएंगी, और लो टेम्परेचर से, और यहां पर जो हाई टेम्परेचर है उससे लो टेम्परेचर, तो कुल मिला के एक पूरा पूरा साइकिल बन जाता है। एकदम क्लियर? तो देख लीजिए, ध्यान से पढ़ लेते हैं एक बार। हीट फ्लो फ्रॉम ए बॉडी एट अ हायर टेम्परेचर टू ए बॉडी एट अ लोअर टेम्परेचर। जिसका ज्यादा टेम्परेचर है वहां से लोअर टेम्परेचर की ओर जाएगा। देयर आर 3 वेज ऑफ हीट, और वो क्या क्या है? कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशंस। मतलब चालन जो सॉलिड में होता है, कन्वेक्शन जो गैस और लिक्विड में, तरल और गैसों में होता है, और रेडिएशंस ये किसी भी गर्म पदार्थ से निकलती हैं, राइट। तो देखिए, कंडक्शन क्या है? हीट जो ऊष्मा का ट्रांसफर है फ्रॉम हॉटर एंड टू कोल्डर एंड। जब भी हम किसी वस्तु को गर्म करते हैं तो हॉटर एंड से कोल्डर एंड की तरफ ऊष्मा जाती है। संवहन क्या है? देखिए, क्या यहां पर पदार्थ मूव हुआ? नहीं, संवहन के अंदर गर्मी भी जाती है और साथ ही साथ में पदार्थ जो है, गैस वगैरह है, वो भी हल्की होने के कारण वह भी साथ में मूव करती है। लेकिन चालन में तो सॉलिड होता है तो वो कण मूव नहीं करता, लेकिन वो कंपन के मदद से अपने आगे वाले अणु को ऊर्जा देता चला जाता है। तो यही क्या होता है? चालन कहलाता है, राइट। आगे वाले अणु को ऊर्जा देता चला जाता है। संवहन में वो गैसें भी साथ में बहकर आगे जाती हैं। विकिरण में क्या होता है कि विकिरण को माध्यम की आवश्यकता नहीं है। तो आप में को यदि ये पूछा जाए कि संवहन, चालन और विकिरण किनको माध्यम की आवश्यकता है, तो संवहन मतलब कि कन्वेक्शन और चालन, इन दोनों को माध्यम की आवश्यकता है। रेडिएशन को देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ मीडियम, माध्यम की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ठीक है, चलिए। और एक बात और याद रखेंगे, जो डार्क कलर के ऑब्जेक्ट होते हैं वो रेडिएशन को ज्यादा अधिक तरह से एब्जॉर्व कर लेते हैं, जैसे ब्लैक बॉडी इफेक्ट, तो वो ज्यादा एब्जॉर्व करता है बजाय कि लाइट कलर का। इसीलिए आपने देखा होगा जितने भी रेगिस्तान वाले डेजर्टेड एरियाज हैं, या फिर राजस्थान में जैसलमेर है, या फिर सऊदी अरब वगैरह, वहां पर वो लोग सफेद कपड़े पहनते हैं, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा जो एनर्जी उनके शरीर पर पड़ रही है वो रिफ्लेक्ट होती चली जाए, है ना। इसीलिए आप देखते हैं जो शेख हैं, और आपने देखा होगा सफेद कलर की पगड़ी वगैरह लगा लेते हैं ताकि क्या हो जाए कि भाई हीट उनके दिमाग को गर्म ना करे। एकदम क्लियर है। जबकि गर्मियों में हम हमेशा हल्के रंग के कपड़े पहनते हैं, व्हाइट वगैरह, और सर्दियों में हम लोग ब्लैक कलर के कपड़े पहनते हैं। ऊनी कपड़ों का सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट ये है कि वह हमें लंबे समय तक क्या है, गर्म बनाए रखते हैं, क्योंकि ऊन क्या होता है? देखिए, ऊन जो है ना उसका प्रयोग क्या है कि ये बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, मतलब ऊष्मा का ये बुरा चालक है। और इसीलिए हमारे शरीर से जो टेम्परेचर, एक्चुअल में जो गर्मी रहती है वो हमारे शरीर के अंदर रहती है, और चूंकि ऊन वाले स्वेटर या फिर इस प्रकार के जो हम लोग जैकेट्स पहनते हैं वो कभी भी
हमारे शरीर से हमारे शरीर की ऊर्जा अनावश्यक जो वितरित हो जाती है वायुमंडल में, उसे रिलीज होने नहीं देते, और इसीलिए याद रखना इंसुलेटर। एक और प्रश्न कई बार एग्जाम में आता है कि बजाय एक चद्दर है वो दुगनी मोटी है, बजाय एक चद्दर है ये दुगनी मोटी है ना, दुगनी मोटी कर लीजिए। इसकी बजाय यदि हम लोग दो अलग अलग चद्दरों को ओढ़ते हैं, एक ये भी ओढ़ ली, साथ में एक अलग से ओढ़ ली, तो ज्यादा गर्मी किसमें बनी रहेगी? दो अलग अलग चद्दरों में, भले ही उसकी मोटाई इसके बराबर है। क्यों? क्योंकि बीच में एयर का वैक्यूम आ जाता है, एयर का वैक्यूम, और एयर का वैक्यूम आ जाने की वजह से जो है चालन इतना आसानी से नहीं होता, और हीट, रेडिएशंस वगैरह वो चीजें आसानी से निकलती हैं। तो आपको साइंस एंड टेक के मैंने आपको अब तक 2 सेक्शन करवा दिए हैं, यस और नो। चलिए, तो यहां तक आपको सारी बातें एकदम क्लियर हो गई होंगी, है ना। अगला जो प्रश्न है मैं आपको कुछ एमसीक्यूज करवा देता हूं, है ना, कुछ एमसीक्यूज करवा देता हूं, राइट, कुछ एमसीक्यूज करवा देता हूं, और उसके बाद में तो हम लोग कुछ एमसीक्यूज और देख लेते हैं ताकि आपको एग्जैक्टली इसकी क्लैरिटी मिल सके। तो देखिए यहां पर कुछ अंतर आपको पता होने चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं प्रयोगशाला तापमापी और डॉक्टरी थर्मामीटर के बीच में समानताएं और अंतर लिखिए। मैं बता चुका हूं आपको। ऊष्मा चालक और ऊष्मा रोधी दो दो उदाहरण दे दीजिए। बिल्कुल दे देंगे। ऊष्मा रोधी में प्लास्टिक है और लकड़ी है। ऊष्मा चालक में मेटल का एग्जाम्पल दे दीजिए, जैसे आयरन है, कॉपर है। अर्जेंटीना में कोई वस्तु कितनी गर्म है इसकी जानकारी किससे पता चलती है? उस वस्तु के तापमान से पता चलती है। यस और नो? उबलते हुए पानी का तापमान, उबलते हुए पानी का तापमान जो क्लिनिकल थर्मामीटर है, क्लिनिकल क्या होता है? क्लिनिकल थर्मामीटर क्या होती है? जो डॉक्टर प्रयोग करते हैं। तो क्लिनिकल थर्मामीटर से उबलते हुए पानी का तापमान नहीं मापा जाता। ताप को हम लोग डिग्री सेंटीग्रेड में मापते हैं। यस और नो? डिग्री सेंटीग्रेड में मापते हैं। बिना किसी माध्यम के द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण के प्रक्रम को, बिना किसी माध्यम द्वारा ऊष्मा का जो स्थानांतरण प्रक्रम है वो क्या है? बिना माध्यम के, तो वो विकिरण है। विकिरण के माध्यम से ये ट्रांसफर हो सकती है। स्टील की एक ठंडी चम्मच को दूध के प्याले में रखी गई है, यह अपने दूसरे सिरे को भी गर्म पाएगी। तो चूंकि स्टील की चम्मच एक मेटल है, सॉलिड है, तो यहां पर आपको चालन दिखाई देगा। चालन। आप जब भी ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो आप बार बार ये पढ़ते हैं संवहनी धाराएं। आप बहुत बार पढ़ते हैं संवहनी धाराएं। वो क्या होती हैं? कन्वेक्शनल करंट्स। जब भी इस पृथ्वी पर तापमान बढ़ता है तो हीट जो है वो ऊपर की ओर उठती है, और यही कारण है, मैंने आपको बताया था, जो साइक्लोन बनते हैं वो भी यदि समुद्र का तापमान 28 डिग्री सेंटीग्रेड बन जाता है तो साइक्लोन्स बनते हैं। तो यहां पर ये जो ऊपर उठ रही है गर्मी के वजह से, वो गैस है या फिर तरल है। तरल और गैस में हमेशा कन्वेक्शन, संवहन पाया जाता है। तो संवहनी धाराएं, और संवहनी धाराओं का बेहतरीन उदाहरण आप है ना, समुद्र में जो ठंडी जलधाराएं और गर्म जलधाराएं, वो किसका उदाहरण है? संवहनी धाराएं या कन्वेक्शनल करंट्स का ही उदाहरण है। हल्के वस्त्रों की अपेक्षा जो गहरे रंग के वस्त्र होते हैं वो ज्यादा अधिक अवशोषण, एब्जॉर्प्शन कर लेते हैं। यस और नो? अब मिलान करते हैं। देखिए हल्के रंग के कपड़े पसंद करने का समय कौन सा है? हल्के रंग के कपड़े हम लोग गर्मियों में पसंद करेंगे। गहरे रंग के कपड़े हम लोग सर्दियों में प्रयोग करेंगे। थल समीर के बहने का समय और समुद्री समीर के बहने का समय क्या है? तो समुद्र से जो समीर बहेगी वो दिन में बहेगी, क्योंकि दिन के समय जो सी ब्रीज है, समुद्र जो है जल्दी गर्म जल्दी ठंडा होता है ना। सॉरी उल्टा बोल रहा हूं। मान लीजिए ये टेरेस्टोरियल है तो पानी देर में गर्म और देर में ठंडा होता है, लेकिन धरातल वाला भाग जल्दी गर्म हो जाएगा। तो यहां पर धरातल वाले भाग में
गैसें ऊपर उठने लगेंगी और इसीलिए समुद्र से ठंडी हवाएं, क्योंकि पानी का आपको गुण पता होगा, धरातल या फिर जो हमारी मृदा है उससे देर में गर्म और देर में ठंडा होता है, यस और नो, ठीक है। तो गहरे रंग के कपड़े हो गया, समुद्री ब्रीज जो है, समुद्र वाली जो है वो दिन के समय, जबकि रात्रि में क्या होता है, ठंड जल्दी बढ़ जाती है और इसीलिए लैंड ठंडा हो जाता है। अब इतनी देर तक दिन भर जो सूर्य पानी में गर्म रहा है ना, मतलब कुल मिला के पानी गर्म हो गया सूर्य के कारण, तो अब ठंडी हवाएं समुद्र की ओर जो चलेंगी वो थल समीर कहलाएंगी। तो ये सारे पॉइंट्स एकदम आपको क्लियर होते जा रहे होंगे, यस और नो, है ना। तो आपसे एक बहुत शानदार क्वेश्चन पूछा, 30 डिग्री सेंटीग्रेड 1 लीटर जल में 50 डिग्री 1 लीटर जल मिलाया गया, तो वो किसके बीच में होगा, 30 डिग्री से 50 डिग्री के बीच में ही तापमान रहेगा, बिल्कुल ठीक है। 40 डिग्री ताप पर लोहे की किसी गोली के कटोरे में भरे 40 डिग्री ताप के जल में डुबोया जाता है, तो लोहे की गोली से जल स्थानांतरित होगा, ना तो गोली, एक मिनट क्या क्वेश्चन है, जल से गोली, देखिए यदि 40 डिग्री का ही तापमान है किसी लोहे की गोली का और 40 डिग्री तापमान ही है जल का, उसे डुबाया जा रहा है, तो लोहे की गोली से जल की ओर स्थानांतरित होगी, ना तो लोहे की गोली जल की ओर, ना ही जल लोहे की ओर। तो यहां पर क्योंकि दोनों का तापमान समान है तो आंसर क्या आ जाएगा, ख, राइट। लकड़ी की एक चम्मच को आइसक्रीम के प्याले में डुबोया जाता है, तो दूसरा सिरे पे क्या होगा, दूसरा सिरे पर आप बताइए क्या हो सकता है, लकड़ी की एक चम्मच को आइसक्रीम के प्याले में डुबोया जाता है, तो देखिए लकड़ी की चम्मच है, चालन तो होगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि, ठीक है। दूसरा है संवहन के कारण ठंडा हो जाएगा, हां, चालन के कारण ठंडा नहीं हो सकता लकड़ी, संवहन ठंडी हवा उसके ऊपर लग रही है तो वो थोड़ा ठंडा हो सकता है, बिल्कुल सही है। चालन तो होगा ही नहीं, लकड़ी तो चालन कंडक्शन दिखाती ही नहीं है, तो बिल्कुल ख इसका आंसर है। और वैसे लकड़ी को यदि हम लोग पूरी तरह से कुचालक मान लें तो वैसे लकड़ी में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, क्योंकि ये हीट का बैड कंडक्टर। यदि आपको बिल्कुल कोई ऑप्शन दिया है कि बिल्कुल कोई चेंज नहीं होगा तो इसका आंसर बिल्कुल डी आएगा, राइट, डी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए, स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस इस्पात की कड़ाही, स्टेनलेस इस्पात का मतलब क्या होता है, स्टेनलेस जिसमें जंग ना लगे। स्टेनलेस इस्पात की कड़ाही को प्राय कॉपर की तली लगाई जाती है, इसके पीछे कारण क्या है, तो देखिए तांबे की तली कड़ाही को अधिक टिकाऊ बना देती है, ऐसी कड़ाही देखने में सुंदर दिखती है। स्टेनलेस इस्पात की अपेक्षा ये पॉइंट बिल्कुल सही है। आपने देखा होगा कई बार जो बर्तन होते हैं कढ़ाई वगैरह, उसके नीचे कुछ अलग मेटल का पॉलिश या फिर उसको लगाया जाता है, क्यों, क्योंकि जो ज्यादा हीट का कंडक्टर है वो ज्यादा तेजी से हीट को ट्रांसफर करेगा, कंडक्शन करेगा, है ना। तो बिल्कुल तो यहां पर लकड़ी विद्युत की, बेटा यहां पर विद्युत की बात नहीं चल रही है, बेटा यहां पर विद्युत की बात नहीं चल रही है, यहां पर हीट की बात चल रही है। गर्मी का भी लकड़ी जो है वो कुचालक ही होता है ना। हम लोग यहां पर विद्युत की बात नहीं कर रहे, हीट की बात कर रहे हैं। तो ये सारे पॉइंट्स आपको आज एकदम क्लियर हो गए होंगे, एमसीक्यूज भी कर लिए हमने आज की डेट में टोटल 7th क्लास के 2 चैप्टर्स को कवर कर लिया है। तो देखते हैं वो चैप्टर्स कौन कौन से हैं एक बार। तो देखिए, ध्यान से देखिए, वी हैव कवर्ड द 2 चैप्टर इन दिस। तो पहला चैप्टर तो है दोस्तों कि हमने पादपों में पोषण 7th क्लास का इस चैप्टर को फिनिश कर लिया विद ऑल द सेक्शन। साथ ही साथ में हमने ये चौथा वाला पार्ट ऊष्मा भी कर लिया, ठीक है। अब एक और पॉइंट बता देता हूं मैं आपको, प्राणियों में जो पोषण है ये हमने ऑलरेडी प्रीवियस क्लास देख लीजिए, मैंने करवा दिया है, बहुत बड़े स्तर पे करवाया है ना, 6-7 क्लासेस में करवाया है। और रेशो से जो वस्त्र बनते हैं उसको मैंने नहीं करवाया। तो 2 चैप्टर्स कौन से हो गए आज की डेट के, पादपों को पोषण और ऊष्मा, और इनके एमसीक्यूज भी हमने कर लिए हैं। एकदम क्लियर है। तो चलिए, आपको सारी बातें एकदम क्लियर हो गई होंगी, है ना। तो हम लोग अगला प्रश्न जो है वो एसिड और बेस पर पढ़ेंगे।
अगले सेक्शन में, एसिड और बेस, राइट। तो आप लोगों ने यदि अभी तक मुझे अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर फॉलो नहीं किया है, आप फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वहां पर डेली मेरी 5 PM पर क्लासेस आती हैं, स्पेशल क्लासेस, और 8 PM पर भी मेरी स्पेशल क्लास आती है। तो आपको वो जरूर ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए बहुत मददगार होती हैं। और अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन यदि आप लेना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी पर सबसे पहले आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होगा फ्रॉम एप्पल प्ले स्टोर और एंड्रॉयड प्ले स्टोर। और यहां पर मेरा जो रेफरल कोड है RPSir10, फ्रॉम दिस यू विल गेट द मैक्सिमम बेनिफिट, है ना। आप इसके लिए मुझे एक बार पर्सनली मैसेज कर सकते हैं ऑन अनअकैडमी लर्निंग ऐप, और कम से कम 2 साल का, और वो सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल भी है। तो 2 साल का यदि आप अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन परचेस करते हैं तो आपको एक नेक्स्ट लेवल की प्रिपरेशन होती है, जहां पर 150 से 200 फैकल्टीज लगातार पढ़ा रहे हैं, आपको गाइड कर रहे हैं, राइट। और इसके अलावा एक और बात, RPSir10 की मदद से आप ऑप्शनल कोर्सेज को भी एनरोल कर सकते हैं। और साथ ही साथ कोई भी दोस्तों आजकल जो स्पेशल क्लास है, राइट, एनी ऑफ द स्पेशल क्लास, या फिर किसी भी टेस्ट में, किसी भी क्विज में आपको पार्टिसिपेट करना है, वहां पर सभी पर आप मेरा ये रेफरल कोड जरूर याद रखिए, उसको लगा दीजिए। तो आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप के बहुत सारे फ्री रिसोर्सेज हैं, उन्हें जो है गेन कर सकते हैं, राइट। चलिए, और तीसरा पॉइंट है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको नॉट ओनली क्लासेस बल्कि पर्सनल कोच भी मिलता है, और वह पर्सनल कोच आपको मेंटर्स के तौर पे गाइड करता है आंसर राइटिंग में, आपके फ्लो को चेक करना, उसमें कितना ज्यादा करेक्ट आप ज्यादा कर सकते हैं, आपको मोटिवेट भी रखता है। तो आइकॉनिक जैसा सब्सक्रिप्शन पूरे भारतवर्ष में कहीं नहीं मिलेगा आपको। और यहां पर आपको अगेन जो है इनकी फीस भी बढ़ने वाली है आइकॉनिक की जल्दी, तो RPSir10 रेफरल कोड की मदद से आप इसे ले सकते हैं, ठीक है। जब भी ऐसा लगे कि आप एक सीरियस एक एस्पायरेंट है, आप अपने गार्जियन से बात करें, आपके गार्जियंस की आप मुझसे पर्सनली बात भी करवा सकते हैं। आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर मुझे फॉलो कर लीजिए, मेरी सभी इंफॉर्मेशन आपको वहां पर मिल जाएगी, राइट। सो ठीक है, थैंक यू सो मच। और जितने भी वीडियोस मेरे हैं, आपको नीचे दिए गए लिंक पर, और नीचे दिए गए लिंक पर सीधा आप मुझे अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर फॉलो कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर दिस, और थैंक यू सो मच।